हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का विशेष महत्व है। पशुपालन ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि सूखे या बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान प्रभावित परिवारों की आय का मुख्य स्रोत दुग्ध उत्पादन ही रहता है। पशुपालन और कृषि संबंधी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पशुपालन से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का निवारण किया जा सकता है। भूमिहीन और सीमांत किसान पशुपालन के जरिए अपनी पारिवारिक आय बढ़ा सकते हैं। आइए आज आपको लेकर चलते हैं पशुपालन पद्धति और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय सुधार कार्य करने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको जनसामान्य IVRI के नाम से जानता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान 9 दिसंबर सन 1889 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से पुणे में स्थापित हुआ था। 1913 में बरेली के करगैना में एक सेंटर खोला गया और उसके बाद धीरे धीरे कार्य यहाँ बढ़ता गया और इसके बाद में अब आप जैसा जानते हैं कि इज्जत नगर में हमारा हेडक्वार्टर है, मुक्तेश्वर में और बेंगलोर में हमारा कैंपस है। इसके अलावा इस समय कोलकाता में, पुणे में और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हमारे रीजनल सेंटर्स हैं। 4 बीमारियाँ ऐसी है जिनका श्रेय भारत सरकार के साथ साथ इस संस्थान को जाता है, क्योंकि यहाँ के संस्थान के कार्य की वजह से हुआ। एक डो यूरिन नाम की बीमारी जो 1921 में इरेडिकेट हो गई, तब से हम फ्री हैं उस बीमारी से। इसके बाद में 1960-61 में अफ्रीकन हार्ट सिकनेस नाम की एक बीमारी आई, जिसका टीका भी यहाँ बनाया गया, नैदानिक बनाए गए, सर्वेलेंस का प्रोग्राम हुआ और 1976 में इसका लास्ट केस हुआ। इसी तरह से डर्पस नाम की बीमारी शुरू हुई, जिससे संस्थान की उत्पत्ति हुई। तो हम ये देख सकते हैं कि 1 दशक से ज़्यादा लगा किसी भी एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए। और इसके साथ ही CBPP नाम की एक बीमारी 2007 में ख़त्म हुई। तो ये 4 बीमारियां ऐसी हैं जो निर्मूल रूप से ख़त्म हुई। और इसके साथ ही वो चाहे मुर्गियों की न्यूकैसल डिजीज हो या चेचक हो या और जो बीमारियां हैं, मुंहपका हो, खुरपका हो, आज के दिन में बहुत इनका कंट्रोल हुआ है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक उपलब्धियों की एक लंबी विरासत और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। संस्थान के मुख्यालय में 20 से भी अधिक शोध विभाग शोध कार्य में संलग्न हैं और यहाँ पर 400 एकड़ का पशुधन और चारा उत्पादन फार्म है। संस्थान में वृंदावनी नामक संकर गाय और शूकर की लेडली प्रजाति का विकास जैसे उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार पशुओं को व्यावसायिक रूप से पालने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन को अपनाना होगा। पशुओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि हमारे पास में उन्नत नस्ल के ऐसे पशु उपलब्ध होने चाहिए जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो। इसी क्रम में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने गाय एवं सुअरों में उन्नति की है और 2 विशिष्ट प्रकार की संकर पॉपुलेशन, जिनको आप क्रॉसब्रेड्स कह सकते हैं, का उन्नयन किया है, उनको विकसित किया गया है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस गाय को कहते हैं वृंदावनी नस्ल की गाय। इस गाय का शुरुआत हम लोगों ने संकर प्रजनन के दौरान सन 1980 के आसपास से आरंभ की और सन 2006 में इस गाय को हमने नाम दे दिया वृंदावनी। इसके अंदर होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, जर्सी और हरियाणा अर्थात 4 जातियों के गुण है, या आप ये कह सकते हैं कि ये 4 जातियों के द्वारा बनाई गई है। होल्स्टीन फ्रीजियन एक विदेशी जाति है जिसका विकास हुआ है हॉलैंड के अंदर। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की जाति है, ये भी विदेशी है। और जर्सी का विकास हुआ है जर्सी आइलैंड के अंदर। इसके अंदर जो हमने देसी जाति का इनकॉर्पोरेशन किया है उसको कहते हैं हरियाणा। तो अंततः 2006 में विभिन्न प्रकार के ग्रेडों को एक साथ मिला दिया गया और हमने एक नई संकर पॉपुलेशन या संख्या विकसित की। इनका जन्म के ऊपर जो भार है वो लगभग 22 से और 25 किलोग्राम के बीच होता है और अंततः वयस्क होते समय तक ये 450 से 500 किलोग्राम की गाय बन जाती है। बहुत अच्छे दुधारू नस्ल की ये गाय हैं और इनका दुग्ध उत्पादन पूरे दुग्ध काल के दौरान में लगभग 3500 किलोग्राम होता है। सामान्यतः गाय हमारी 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम प्रतिदिन
दूध का उत्पादन करती हैं, लेकिन लगभग 25% गाय जो अच्छी हैं उनका दूध उत्पादन 30 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। दूध उत्पादन पूरा करने के बाद हमारी गाय सामान्यतः 60 से 70 दिनों तक शुष्क रहती हैं, यानी कि आराम करती हैं, और इसके बाद 1 साल के अंतराल पर ये दोबारा ब्याह जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि जो नस्ल IVRI ने विकसित की है वो बहुत ही अच्छी है, दुग्ध उत्पादन इसका बहुत अच्छा है, और सिर्फ फार्म कंडीशन में ही नहीं बल्कि ये गाय हमारी फील्ड लेवल पर भी बहुत अच्छी जानी जा रही हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसके साथ ही एक दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो पशुजन्य प्रोटीन के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो है पशुओं का मांस। और इस श्रृंखला में सूअर एक ऐसा जीव है जो सस्ती से सस्ती पशुजन्य प्रोटीन को पैदा करने में सक्षम है। इसी के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सूकर की भी क्रॉसब्रेड पॉपुलेशन अपने IVRI पर विकसित की है, जिसको कहा जाता है लैंडली। लैंडली से तात्पर्य है लैंड्रेस और देसी सूकरों का क्रॉस। लैंड्रेस एक विदेशी नस्ल है जिसको विकसित किया गया है डेनमार्क के अंदर, और देसी हमारा बरेली के आसपास का लोकल है। इस पॉपुलेशन को विकसित करते समय हमारा जो ध्येय था वो था कि जो ज़्यादा वृद्धि दर प्राप्त करने की क्षमता है वो लैंड्रेस से हमको प्राप्त हो सके, और अडेप्टेबिलिटी या आप कह सकते हैं कि रोग रोधन क्षमता के लिए हमने जो देसी सूकर थे उनका समावेश किया। ये एक ऐसी पॉपुलेशन तैयार की गई है जिसकी हमारे फील्ड के अंदर बहुत ही डिमांड है। अगर हम बात करें तो ये परियोजना कुल मिला करके ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की एक समन्वित परियोजना है, और पिछले कम से कम 7 और 8 साल के दौरान में इसको A+ ग्रेड से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि जो संकर पॉपुलेशन हमने डेवलप की है इसका लीटर साइज बर्थ पर लगभग 8 के आसपास है, और जो सूकर की वृद्धि दर है वो हमको प्राप्त हो रही है 80 किलो से ज़्यादा। सामान्यतः ये 90 किलो के आसपास में है, तो आप कह सकते हैं कि 80 किलो से ज़्यादा इनकी क्षमता है 8 महीने के अंतराल पर। तो कुल मिलाकर के फील्ड में भी इसकी जो उपयोगिता है वो इसी प्रकार से देखी जा रही है, और इसकी परफॉर्मेंस दूसरे संकर और देसी सूकरों के मुकाबले काफ़ी अच्छी आंकी गई है। तो इसी के कारण जो हमारे किसान भाई हैं वो काफ़ी ललायित रहते हैं हमारे इस संकर पशु को खरीदने के लिए। सामान्य तौर पर लगभग 500 पिगलेट हम प्रति वर्ष अपने किसान भाइयों को ये सेल के द्वारा वितरित करते हैं। वहाँ पर कितने ही फार्मों को खोला जा रहा है, और लगभग 500 फार्मों के आसपास आज तक हम अपने सूकरों से अपने किसान भाइयों के यहाँ पर फार्म खोल चुके हैं। संस्थान के पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में पशुओं की शल्य चिकित्सा के लिए आधुनिक सुविधाएं और कई तरह की नवीन तकनीकें उपलब्ध हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। संस्थान में वृंदावनी नामक संकर गाय और शूकर की लैडली प्रजाति का विकास जैसे उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। संस्थान के पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में पशुओं की शल्य चिकित्सा के लिए आधुनिक सुविधाएं और कई तरह की नवीन तकनीकें उपलब्ध हैं। संस्थान अपने सर्जरी विभाग में किसानों के पशुओं की चिकित्सा के साथ साथ शल्य चिकित्सा की सुविधा भी दे रहा है। जानवरों की हड्डियों के टूटने की दशा में बहुत से फिक्सेटर्स का विकास किया गया है, जिसकी सहायता से जानवरों के इलाज में सहूलियत मिली है। हमारे सर्जरी विभाग में किसानों और पशुपालकों के लिए
बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कई प्रकार की शल्य चिकित्सा तथा अन्य उपचार हैं। अक्सर देखा गया है कि बड़े पशुओं में, स्पेशली गाय भैंसों में, फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूटना एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके निदान तथा उसके समाधान के लिए हमारा विभाग बहुत प्रकार के फिक्सेटर्स बनाने में कार्यरत है। हम लोगों ने यहाँ पर सभी प्रकार की हड्डियों के लिए विशेष प्रकार के सर्जिकल फिक्सेटर्स बनाए हैं, जो न केवल सभी उच्च संस्थानों में, परंतु गांव देहात के क्षेत्रों में भी जहां पर सुविधाएं कम होती है, वहां पर डॉक्टर उनको आसानी से पशुओं में लगाकर उनकी टूटी हड्डियों का उपचार कर सकते हैं। इसी प्रकार एक समस्या हमारे यहाँ पर आती है पशुओं में पथरी के कारण। पशुओं में पथरी की समस्या काफ़ी विकट है। इसके लिए हमारे विभाग ने कई प्रकार की ऐसी बहुत ही सरल तकनीकियाँ बनाई हैं जो कि आसानी से पशुओं में उपयोग की जा सकती हैं और जिनका सफलता का जो रेट है वो भी पुरानी विधियों के मुकाबले में बहुत अधिक है। अभी हम लोग आँखों की समस्या पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं अपने विभाग में, जहाँ पर हमने आँखों में जैसे कीड़ा हो जाना, जाला पड़ जाना या जो कैटरेक्ट की समस्या है उसके समाधान हेतु कई विधियाँ हमने यहाँ पर विकसित की हैं। पशुओं में अगर किसी को कैटरेक्ट हो जाता है तो हम उसको ऑपरेशन करके उसका लेंस भी बदल सकते हैं। अन्य प्रकार की भी सभी प्रकार की चिकित्साएं जैसे कि एंडोस्कोपी हुआ, लेप्रोस्कोपी हुआ या जनरल सर्जरी की जो सुविधाएं हैं वो हमारे विभाग में हमेशा 24 घंटे किसानों की सुविधा के लिए, उनके पशुओं को उपचार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे देश की लगभग 70% आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। छोटे और सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि की 30% जोत है। इसमें 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से भी जुड़े हैं, जिनके पास देश के कुल पशुधन का 80% भाग मौजूद है। पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की अपार संभावनाएं हैं। पशु से अच्छे उत्पादन के लिए अच्छे उत्पादन वाले पशु होने चाहिए। प्रजनन की उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल और अच्छे आहार या प्रोटीन युक्त आहार को उन्हें खिलाना चाहिए। पशुपालकों और किसानों का पशु आहार पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियां और सलाहें संस्थान के वैज्ञानिक समय समय पर जारी करते रहते हैं। कि जो किसान भाई पशु पालते हैं वो पशुओं के आहार को संतुलित बनाएं। संतुलित आहार बनाने का पर्याय यह है कि पशु के आहार में ऊर्जा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, खनिज की मात्रा और विटामिन की मात्रा उनके आवश्यकता अनुसार उनके आहार में उपस्थित होनी चाहिए। इसको हम राशन बैलेंसिंग भी कहते हैं और इसके तरह तरह के तरीके हैं जिनसे उनके राशन को हम लोग सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता और शरीर भार और उसकी ब्यात, इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कि कोई गाय है वो 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको कम से कम 3 से 3.5 किलोग्राम दाना मिश्रण उनको खिलाना चाहिए। उस दाना मिश्रण को जब बनाएं तो उसमें अन्न, खली, मिनरल मिक्सचर, विटामिन और कुछ जो बाई प्रोडक्ट होते हैं जिनको जैसे चोकर है, चूनी है, उनको मिला करके उनका आहार बनाना चाहिए। और एक सामान्य तौर पर 2.5 से 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में हरे चारे की उपलब्धता नहीं है, अब जैसे गर्मी का मौसम है उसमें हरे चारे
कम पाए जाते हैं, बरसात में ज़्यादा होते हैं। ऐसी समय में अगर उनके पशुओं के पास हरा चारा बिल्कुल नहीं हो तो ऐसी अवस्था में उनको जो है विटामिन मिश्रण देना चाहिए। विटामिन A-D3 का मिश्रण बाज़ार में उपलब्ध होता है, उसको ला करके वो अपने आहार में उनके मिला सकते हैं। एक बार और मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं उनको ब्याने के 5-7 दिन पहले उनमें कैल्शियम की मात्रा जो है उनके आहार में कम कर देनी चाहिए। नहीं तो उन पशुओं में जो मिल्क फीवर की समस्या हो जाती है। तो किसान भाई सामान्यतः करते हैं कि जो आहार देते रहते हैं वही देते जाते हैं। तो उनको ये चाहिए कि पशु को ब्याने के 6-7 दिन पहले उसके आहार में कैल्शियम की मात्रा को बिल्कुल घटा दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो क्या होगा कि उसके बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है वो प्रारंभ हो जाएगी और उसके शरीर से पशु को कैल्शियम की मात्रा उपलब्ध होने लगेगी। और जब पशु ब्या जाए, दूध देने लगे, तो तुरंत फिर उनके आहार में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ा देंगे दूध के अनुसार से, तो उसमें जो है कभी मिल्क फीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी और पशु कभी भी उसमें दूध नहीं कम होगा। तो अगर इस तरह से किसान भाई अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे तो उनसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, ज़्यादा आय प्राप्त होगी। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थान हमेशा खरा उतरा है और इसके लिए इसने सतत योगदान और अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने शूकरों के क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन बनाई है। विभिन्न तरह की वैक्सीन टीकों के निर्माण में भी काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही हमने सूकरों की वैक्सीन बनाई, क्लासिकल स्वाइन फीवर सूकर ज्वर की वैक्सीन बनाई है। सूकर टीका जो है पहले खरगोशों में बनता था, जिसके बनाने में बहुत असुविधा होती थी, लेकिन अब हमने लैब में बनाने, सेल कल्चर में बनाने की विधि बनाई, जिससे बहुत सारी खुराक एक साथ बनाई जा सकती है। इस टीके को साल में एक बार अगर लगा देंगे तो पशु पूरे साल के लिए, इवन हम लोगों ने देखा है कि 3 साल तक हम स्टडी कर चुके हैं, अब उसमें पूरा सुरक्षा मिलती है, उस बीमारी से सुरक्षा मिलती है। तो इस तरह कह सकते हैं कि इस टीका जो है जीवन पर्यंत सुरक्षा देने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सूरों में प्रोडक्टिव लाइफ 2.5-3 साल रही होती है। उस समय तक हमें प्रोटेक्शन या इससे सुरक्षा मिल रही है। संस्थान ने बकरी प्लेग के निदान के लिए टीका और नैदानिक का निर्माण किया है। ब्रुसेला डायग्नोस्टिक तकनीक विकसित की गई है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थान हमेशा खरा उतरा है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने शूकरों के क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन बनाई है। संस्थान ने बकरी प्लेग के निदान के लिए टीका और नैदानिक का निर्माण किया है। ब्रुसेला डायग्नोस्टिक तकनीक विकसित की गई है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने दूसरे जानवरों में रोग रोकथाम के लिए कई तरह के एंटीजन का भी निर्माण किया है। तो रिसर्च के फील्ड में मुख्य रूप से हमारा गोट प्लेग का टीका, शीप पॉक्स का और क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका, इन सब में हम काम कर रहे हैं। और नैदानिकों में हमारा ब्रुसेला, साल्मोनेला और जो पीपीडीज हैं, ट्यूबरकुलिन पीपीडी और जानिन पीपीडी, ये पीपीडी मुख्य रूप से हम पूरे देश को सप्लाई करते हैं और इनमें हम इम्प्रूवमेंट भी करते हैं ताकि इन बीमारियों की जांच अधिक से अधिक हो सके और अपने जो किसान भाई हैं उनको एक तरह से इन बीमारियों की जांच से इनको फायदा हो सके। जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए संस्थान ने नैदानिक का निर्माण किया है। शूकरों में मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए संस्थान ने 2 किट विकसित की हैं। ये जो बीमारी है ये विषाणु जनित बीमारी है। आम जनता इसे दिमागी बुखार के नाम से भी जानती है। और ये जो विषाणु है वह बगुलों में पनपता है। बगुले जो सफ़ेद रंग के पक्षी जो कि अक्सर धान के खेतों के किनारे देखने को मिलते हैं,
वहाँ से इस विषाणु का संचरण शुक्रों में मच्छर द्वारा होता है। शुक्रों में इस विषाणु की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। तत्पश्चात शुक्रों से मच्छर द्वारा ये विषाणु मनुष्यों में आता है। हर वर्ष इस विषाणु से हमारे देश में कई बच्चों की मृत्यु होती है। जो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है वह उत्तर प्रदेश और असम में देखा गया है। तो अगर हम सही समय पर शुक्रों में इस विषाणु की जांच कर लें तो मनुष्यों में इस बीमारी को फैलने से हम रोक सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो पहले संक्रमित होता है और जो मनुष्य हैं वह बाद में इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। तो इसी विषाणु की जाँच के लिए शुक्रों में हमारे संस्थान ने 2 जो किट्स हैं वह विकसित की हैं। एक IgG एलाइजा किट है और एक IgM एलाइजा किट है। इन दोनों किट के मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो विषाणु है वह सुअरों में पनप रहा है या नहीं पनप रहा है, और अगर हम सही समय पे पता लगा लें तो इसकी हम मनुष्यों में इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। हम कई सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि मच्छर पर नियंत्रण करना, आम जनता में जागरूकता लाना। ये पहली स्वदेशी किट है, ये पहली बार भारत में इनका निर्माण किया गया है और इनकी जो लागत है वह विदेशी किट के मुकाबले काफ़ी कम है। इससे पहले इस विषाणु की शुक्रों में जांच के लिए जो हम किट्स इस्तेमाल करते थे वह हमें अमेरिका या फिर चीन से मंगवानी पड़ती थी, जिनकी जो मूल्य था वो काफ़ी ज़्यादा था। जो हमारी किट्स हैं उनका मूल्य इन किट के मुकाबले 5 गुना जो है वह कम है। संस्थान की स्थापना के समय संस्थान में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। आज इस पुस्तकालय में 58,000 पुस्तकें, 19,000 रिसर्च पत्रिकाएं, 6,500 थीसिस और 4,000 विभिन्न संस्थानों की रिसर्च हैं। आज ये पुस्तकालय पूरी तरीके से आधुनिक और कंप्यूटरीकृत हो चुका है। संस्थान की सभी पुस्तकों और पत्रिकाओं में बार कोड लगाए गए हैं। RFID टेक्नोलॉजी के तहत सभी पुस्तकालय के मेंबर्स को RFID टैग्स दिए गए हैं। यहाँ ऑनलाइन बुक्स और ईमेल की सुविधा भी दी जा रही है। अपनी स्थापना वर्ष से लेकर अब तक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की कई प्राथमिकताएं रही हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की प्राथमिकताओं में शोध कार्य कर ऐसी तकनीकियां विकसित करना सम्मिलित रहा है जिनका प्रभावी रूप से हस्तांतरण किया जा सके और जो मानव संसाधन विकास में सहायक हों। ये जो भी हम लोग ये शोध करते हैं, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उत्पादकता के क्षेत्र में हो, इनको किसानों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जो हमारा प्रसार शिक्षा का विंग है और KVK है, इनके माध्यम से, ITIC के माध्यम से ये सारी जो तकनीकें हैं हम किसानों तक पहुंचाते हैं। तो हम लोगों की कोशिश है टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो और भी समस्याएं पशुओं की हैं, उनमें चाहे क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हो या पशु उत्पाद के संवर्धन का काम हो, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का काम हो, जो हमारा लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी डिवीज़न है, उनके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे जाएं। क्योंकि हम एक शोध संस्थान है और इसके साथ ही कोशिश रहती है कि देश विदेश में भी हमारे वैज्ञानिकों का नाम होना चाहिए। इसलिए हमारा जो मूलतः जो जिम्मेदारी है कि हमारी देश की जो आवश्यकता है, वो चाहे टीकों की हो, चाहे नैदानिकों की हो या और कोई तकनीकी ज़रूरत हो, उसको पूरा करने के साथ साथ नई तकनीकें हम विकसित करें। जो पुरानी हो गई हैं तकनीकें, उनमें कैसे सुधार लाएं, उस पर हम काम करते हैं। लेकिन इन देश की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक ये भी कोशिश रहती है हमेशा कि देश का नाम विज्ञान में भी ऊपर हो। और इसके लिए जो हमारी बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बाहर की इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, उनमें हमारे पब्लिकेशंस होते हैं। पिछले 5 सालों में पब्लिकेशन की गुणवत्ता में हमने बहुत अधिक सुधार किया है और बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स में यहाँ के रिसर्च पेपर जो है, शोध पत्र हैं, वो प्रकाशित किए गए हैं। हम एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है 1983 से, और यहाँ हमारे यहाँ 19 डिसिप्लिन्स में मास्टर्स, PhD और 22 डिसिप्लिन में मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। और हर साल लगभग 250 बच्चे यहाँ आते हैं। पिछले 5 साल पहले हम लोगों ने एक BBSc NAS का भी कोर्स शुरू किया, उसका जो 5वां बैच चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ रिसर्च के साथ साथ, शोध के साथ साथ यहाँ टीचिंग का कार्य होता है, शिक्षण का कार्य होता है और इसके अलावा प्रसार गतिविधियाँ चलाई जाती है, जिससे हमारी ये कोशिश है कि संस्थान में इन सभी गतिविधियों से किसानों को फ़ायदा हो। और इसके साथ ही साथ हम ऐसा एक ह्यूमन रिसोर्स भी बनाएं जो हमारी फ्यूचरिस्टिक नीड को पूरा करे। और ये माना जाता है
कि अगर मानव जाति को स्वस्थ रखना है, पशु जाति को स्वस्थ रखना होगा। और मानव और पशु जाति को अगर दोनों को स्वस्थ रखना है तो हमें पूरे पर्यावरण को, इकोसिस्टम को पूरा स्वस्थ रखना पड़ेगा। और इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच की बात आ गई है कि जिसमें मेडिकल साइंस के लोग, वेटनरी साइंस के लोग, एग्रीकल्चर के लोग, इंजीनियरिंग के लोग, सभी लोग मिलके एक साथ काम करें, जिससे हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। और पर्यावरण स्वस्थ रहने के साथ साथ हम सभी, चाहे पशु हों चाहे मनुष्य हों, वो सभी स्वस्थ रहें। इस दिशा में संस्थान निरंतर देश की सेवा में लगा हुआ है और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से देश की सेवा में